नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। 25 साल की उम्र में वो सन्यासी बना, 35 साल की उम्र में बलात्कारी हो गया और 50 साल की उम्र में जेल की चक्की पीस पीस कर जब वो व्यक्ति बाहर निकलेगा तो उसकी उम्र 70 साल की हो चुकी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बलात्कारी गुरमीत राम रहीम की, जिसे दो अलग अलग मामलों में 10-10 साल यानी कुल 20 साल की कैदे बामशक्कत यानी सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने आज उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया 30 लाख रुपए का, जिसमें से 14 लाख रुपए की राशि बलात्कार की शिकार दोनों पीड़ितों को, दोनों साथियों को देने का आदेश भी दिया गया। 25 अगस्त को दोषी ठहराए जाने से पहले राम रहीम ने किस तरह पुलिस की हिरासत से भागने की साजिश रची थी, सच से सौदे की इनसाइड स्टोरी में आज हम उसके किरदारों को बेनकाब करने वाले हैं। राम रहीम की साजिश से पर्दा उठाएंगे और इस साजिश की वजह से जिन लोगों की जान गई और जिनका नुकसान हुआ, उसके लिए क्या हरियाणा की सरकार, हरियाणा की नौकरशाही और हरियाणा पुलिस जिम्मेदार नहीं है, उस पर एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करने वाले हैं। हम आगे बढ़े उसके पहले आज कुछ गंभीर सवाल जो इस डिबेट में मैं उठाने वाला हूं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आज हम तो पूछेंगे, क्या कोर्ट की सक्रियता के बगैर राम रहीम को सजा दिलाना इन हालात में मुमकिन था? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या धारा 144 लागू होने के बावजूद पंचकुला में भीड़ जमा होने देने वालों को सजा मिलनी चाहिए थी, जिनकी वजह से हजारों की संख्या में भीड़ पंचकुला में आ गई? और सवाल नंबर 3 जो आज हम जानना चाहेंगे कि फैसले से पहले हरियाणा सरकार के दो मंत्री राम रहीम के डेरे में जाकर क्या कर रहे थे? क्या ये कनाइवेंस नहीं दिखता है सरकार का, प्रशासन का और पुलिस का? क्योंकि राम रहीम को तो उसके किए की सजा मिल गई। अब जिन लोगों ने 30 से अधिक लोगों की जानें गई 25 तारीख के प्रोटेस्ट में, उन जानों का हिसाब कौन चुकता करेगा? वो किसकी लापरवाही थी? इस पर बड़ी बहस कुछ देर में खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले दिन भर का यह घटनाक्रम जब राम रहीम को 20 साल की सजा आज कोर्ट ने सुना दी। सच्चा सौदा का झांसा देकर साध्वी का बलात्कार करने वाला राम रहीम अब 20 सालों तक जेल की चक्की पीसेगा। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने पाखंडी का भविष्य जैसे ही तय किया, बहरूपिया बलात्कारी फर्श पर बैठकर फपक फपक कर रोने लगा। उसे कोर्ट रूम से जबरन बाहर निकालना पड़ा। उनको 10-10 साल दोनों केसेस में, रेप केसेस में कन्विक्ट कर दिया है और 15-15 लाख रुपए उन्होंने फाइन लगा दिया है, जिसमें से 14 लाख रुपए ईच दोनों लड़कियों को देना है। और ये सजा सुनाई गई है 10 साल एक में, 10 साल दूसरे में, कुल मिलाकर के 20 साल की है। असलियत साबित होने के बाद ये तो होना ही था, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आए इसके लिए डेरा में दिल दहलाने वाली साजिश रची गई। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, सच के सौदे की इनसाइड स्टोरी। पंद्रह अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और राम रहीम अपना जन्मदिन। आम लोगों से लेकर सियासी हस्तियों तक उसके दरबार में मत्था टेकने पहुंचते रहे। अगली सुबह यानी 16 अगस्त को राम रहीम की खोपड़ी में एक खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी। उसने साध्वी से बलात्कार मामले में सजा मिलने पर कानून से बचकर भागने के प्लान बनाए। तय हुआ कि डेरा प्रमुख के बलात्कारी साबित होते ही उसकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले हरियाणा पुलिस के 6 जवान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर जबरन कोर्ट रूम में घुसेंगे और गुरमीत राम रहीम को पुलिस की हिरासत से निकालकर भाग जाएंगे। इसकी नाकाम कोशिश करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आईजी साहब को स्लैप नहीं किया, उनके साथ कहासुनी हुई है, उनको बिठाने के बाद मैन हैंडलिंग कोई नहीं हुई। वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते थे, जो गाड़ी वो लेके आए थे, लेकिन क्योंकि वो एक्यूज थे, वो उनकी सजा सुना दी गई थी, उनको सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में फॉर सिक्योरिटी रीजन ले जाना बड़ा जरूरी था।
इस बात को लेके थोड़ी कहासुनी हुई है। कोर्ट रूम से जब राम रहीम बाहर निकला तो हरियाणा का डिप्टी एडवोकेट जनरल गुरदास सिंह सलवारा बेनकाब हुआ, जिसने बलात्कारी का बैग उठाने का गुनाह किया। राम रहीम का इंतजार पुलिस की गाड़ी कर रही थी। राम रहीम को पुलिस की गाड़ी के साथ अगवा करना था। पुलिस की गाड़ी को अगवा करने के बाद सुरक्षा बल उनका पीछा तक ना कर पाए, इसके लिए भी पुख्ता तैयारियां की गई थी। दरअसल राम रहीम के काफिले में जो 200 गाड़ियां थीं, उनमें से कई गाड़ियों में असलहे थे। इन गाड़ियों में AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से लेकर माउजर, पिस्टल, राइफल और पेट्रोल बमों का जखीरा था। राम रहीम को पुलिस के शिकंजे से छुड़ाने के बाद दहशत फैलाने के लिए गोलियों और धमाकों की बौछार करने की साजिश थी। एक माउजर बरामद किया गया और उसी तरह से एक दूसरे वाहन से 2 राइफल और 5 पिस्टल भी बरामद किए गए। अपहरण के बाद सुरक्षा बल बलात्कारी बाबा के पास तक फटक ना पाए, इसके लिए काफिले में शामिल आग बुझाने वाली गाड़ी को पूरे पंचकुला शहर को आग में झोंकने वाली गाड़ी में बदल दिया गया। जन सेवा के लिए पूरा इंतजाम किए हैं डेरा सच्चा सौदा ने। उसी में ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खरीदी गई है, लेकिन 1200 लीटर की कैपेसिटी वाली इस गाड़ी में शुक्रवार को 1200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ भरा गया। इसके अलावा छोटे छोटे जो कैंपर्स हैं उसके अंदर भी ज्वलनशील पदार्थ को भरकर यहाँ पर लाया गया। पुलिस की जांच में पंचकुला से पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी का भेद खुल गया। अगर किसी भी प्रकार की ढील होती तो पूरे पंचकुला शहर को पूरी तरह से रेंज से किया जा सकता था। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर, मकानों के अंदर लोग घुस सकते थे, इस्टेब्लिशमेंट्स को तबाह कर सकते थे, सड़कों पे को आ सकते थे, पूरे आम शहरी को नुकसान पहुंचा सकते थे, इवन चंडीगढ़ तक घुस सकते थे। जो सिक्योरिटी हालात थे वो बाय रोड ले जाना बिल्कुल जनहित में नहीं था, तो उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के दौरान एक दूसरे से संपर्क टूटने और डेरा प्रमुख के भी घायल होने का खतरा था। ऐसा होने पर संपर्क साधने के लिए वॉकी टॉकी का इंतजाम था और घायल होने पर उपचार के लिए गाड़ी में अस्पताल। लेकिन जब राम रहीम को लेकर भागने की साजिश नाकाम हो गई तो कोड वर्ड के साथ खून खराबे के लिए तैयार उत्पाती जत्थों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसे रोका जा सकता था। जानकारों का दावा है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने अगर डेरा समर्थकों पर सख्ती की होती तो इसकी नौबत ही नहीं आती। हम तो पूछेंगे कि क्या डेरा समर्थकों को छूट देकर खट्टर सरकार ने जानलेवा चूक की? मैं आगे बढ़ूं डिबेट में, उसके पहले अपने सवाल को दोहराता हूं क्योंकि आपके जवाबों का मुझे शो के दौरान लगातार इंतजार रहता है। डेरा समर्थकों को छूट देकर खट्टा सरकार ने क्या जानलेवा चूक की है? अगर आपको लगता हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #बलात्कारी बाबा को जेल के जरिए भी अपने सवाल सुझाव हमारे फेसबुक पेज पर और न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जरूर भेजें। मेहमानों का परिचय कराता हूं। बड़ी डिबेट में जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ MS बिट्टा साहब है जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, और इस मामले को आज से करीब 10 साल पहले उठा भी चुके हैं। बिट्टा साहब आपका स्वागत है। साथ में यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं जो कि धार्मिक गुरु हैं, आपका स्वागत है। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका मैं परिचय करा दूं। जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुंबई से इस वक्त मेरे साथ हैं। और विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के और जाने माने IPS अधिकारी हैं। अपनी बात बहुत ही सख्ती से और कड़ाई से कहने के लिए जाने जाते हैं। जवाहर यादव, थैंक यू सो मच, हम दो फिर मिले टीवी पर आज। जवाहर जी, मैं कहां से शुरू करूं, कहां क्या क्या, क्योंकि इतना सारा आपसे पूछना है आज। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं जवाहर यादव, सिंपल सी बात है, ये क्या कर दिया था आप लोगों ने? पंचकुला के अंदर कोर्ट के बाहर AK-47 मिलती है, AK-47। पंचकुला के बाहर कोर्ट के बाहर जो फायर ब्रिगेड की कथित तौर पर गाड़ी राम रहीम लेके चल रहा था, उसमें 1200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ था, फ्लेमेबल। आप जानते हैं क्या हो रहा था? आपका
पंचकुला, आपका चंडीगढ़, आपका मोहाली धू धू करके जलने लगता। ये आतंकवादी थे, ये प्रेमी नहीं है। और आपकी सरकार को हवा नहीं थी जवाहर साहब, माफी के साथ आपकी सरकार को कुछ नहीं पता था, सब कुछ रिकवरी पे पता लग रहा है। अब आपका मुझसे क्वेश्चन क्या है जिसका मैं, आप बता दीजिए एक बार, उसका उत्तर देता हूं फिर। आपकी सरकार नाकाम रही, आपकी पुलिस का इंटेलिजेंस बेकार है, आपके डीजीपी को कुछ नहीं पता है, आपके मुख्यमंत्री को सब पता है और तब भी कुर्सी पर बने हुए हैं। चलिए अब उत्तर ले लीजिए, अब आप उत्तर ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये सब घटनाएं वो बता रहे हैं जो कि पुलिस प्रशासन ने पकड़ी है, यानी कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद था इसलिए वो पकड़ी गई। फिर आप ये कहते हैं कि पंचकुला में जो हुआ वो होना चाहिए शर्म था नहीं या आ रही नहीं है? होना चाहिए था, वह लोग कैसे जवाहर साहब पहुंचे? शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए कि मुस्तैद अरे, था? ये क्या, देखिए, मैं बोल रहा पंचकुला हूं, के अंदर 1200 लीटर पेट्रोल या केरोसिन खड़ा हुआ है। अरे आप कह रहे हैं कि मुस्तैद था? सुमित जी, आप कह रहे हैं मुस्तैद था? इस्तेमाल करता हूं ना मैं। अरे जनाब 30 लोग मार गए उसी दिन। मुझे उत्तर देने दीजिए। अरे मैं आपके सुनने के लिए नहीं बैठा यहाँ, ऐसा नहीं है। सुनना पड़ेगा जवाहर यादव, जवाहर यादव सुनना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा यहाँ पे कि सुनने नहीं बैठा हूँ, बोलने दीजिए, सुनना पड़ेगा जवाहर यादव। अरे पंचकुला की जनता को, हरियाणा की जनता को अपने विम्स एंड फैंसी पर मत मानो कि वोट मिल गया तो कुछ भी कर लोगे। निकाल दीजिए कि एंकर दुनिया चलाएगा। अरे बिल्कुल चलाएगा एंकर, जब सरकार नहीं चलाएगी तो कोर्ट चलाएगा, और जब सरकार को जवाब देना नहीं आएगा तो एंकर को सवाल करना हक बनता है। आपको मेरे सवालों के जवाब नहीं आ रहे जवाहर यादव, घुमाइए मत, आप अपना व्यवहार बदलिए, आप बदलिए, आप बदलिए जवाहर यादव। जवाहर यादव इतनी मोटी चमड़ी के मत बनिए कि जनता आपको रिजेक्ट कर दे अगले चुनावों में। आप इतनी मोटी चमड़ी के मत बनिए, एक चुनाव जीते, एक बार सरकार बनी, इसका मतलब नहीं कि देश चलाएंगे आप लोग। अरे आप भी भगवान नहीं है, हम तो नहीं है भगवान, हम तो नहीं है, हम अपनी गलती मानते हैं। आप लोग तो गलती भी नहीं मान रहे, आप लोग तो शर्म भी नहीं कर रहे, आपने मुझसे क्वेश्चन, आप लोग तो शर्म भी नहीं कर रहे। एक मंत्री ने निकल कर हमको शर्म आ रही है। जवाहर यादव एक बार नहीं कहा, 3 साल में 3 बड़े दंगे, 3 साल में 3 बड़े दंगे आपके मुख्यमंत्री के वक्त में। नहीं सुनना चाहते हैं आप, उत्तर नहीं सुनना चाहते। सिरसा से पंचकुला तक ये 1200 लीटर कैसे पहुंचा? सिरसा से पंचकुला तक 1200 लीटर फ्यूल कैसे पहुंचा? भगवान बनने का सपना कैसे पहुंचा? सुमित अवस्थी जी, भगवान बनना बंद कर दो। अरे हम भगवान नहीं है, भगवान तो आप बने हुए हैं। दिक्कत यही हो रही है, आपसे सवाल कर रहे हो तो जवाब नहीं दे पा रहे हो। इतनी देर में मेरी बात खत्म हो जाती। जवाहर यादव, इतनी देर में मेरी बात खत्म हो जाती। जवाहर यादव 1200 लीटर फ्यूल कैसे पहुंचा सिरसा से पंचकुला तक? 5 घंटे की दूरी है, 200 किलोमीटर है। आप जजमेंट करने वाले नहीं है, आप न्यायाधीश नहीं है, आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते। अरे हमको पता आप किसी को नहीं मानते, ना आप न्यायाधीश को मानते हैं, ना आप एंकर को मानते हैं, ना आप पत्रकार को मानते हैं। आप तो सरकार है हुजूर, हुजूर आप तो सरकार है। आपको तो ऐसे ही लोग पसंद है जो हाथ जोड़ के बैठे हैं आपके आगे, आप किसी के आगे नहीं झुकते हैं। इतनी देर में दिखाइए उनका चेहरा, चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए जवाहर यादव का। जनता उत्तर सुने। जवाहर यादव आप सरकार है, आपको ऐसे लोग चाहिए हाथ जोड़ने वाले। अरे सुना नहीं हाईकोर्ट ने क्या कहा? आप डिबेट में, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने क्या कहा? आप बर्बाद कर दिया इस देश को। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप उत्तर क्यों नहीं लेना चाहते? आप बताइए, मैं उत्तर 1200 लीटर कैसे पहुंचा? 1200 लीटर कैसे पहुंचा सिरसा से पंचकुला? उत्तर क्यों? मैं उत्तर दे रहा हूं ना उसका, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। आप सुनना नहीं चाहते, आप बायस्ड होके बैठे हैं। आपको मैं बायस्ड होके बैठा हूं? जवाहर यादव को बोलने नहीं 38 देना। लोगों की जान चली गई, 38 लोगों की। मैं बायस्ड होके बैठा हूं, शर्म नहीं आ रही जवाहर यादव आपको ये बोलने में? मुझे शर्म आ रही है आपको इस डिबेट में रखने में। आई एम सॉरी, बीजेपी को ऐसे नेता मिलते हैं भेजने के लिए। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी जवाहर यादव। ये आप क्या करेंगे? जवाहर यादव आपको जवाब नहीं बताया तो मैं विक्रम सिंह के पास जाता हूँ। मेरे पास एमएस पिट्टा है, मुझे बताइए 1200 लीटर लेके सिरसा से पंचकुला तक गाड़ी कैसे आ गई? मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। लोकतंत्र का विक्रम सिंह जी बोलना चाह रहे हैं। बायस्ड होता है। ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं बरामदगी करने पे, एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट की नहीं, एक भी इसके अलावा घटनाक्रम के पहले कोई बरामदगी, कोई हथियार, कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं। अगर आपने कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं की और आज भी मान लीजिए आपने बरामदगी की है,
तो मिनिमम आप कर सकते थे कि पोटा और एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। कम से कम 1000 आदमी अब तक निरुद्ध होकर के प्रिवेंटिव में चले जाते। आपने न एनएसए लगाया, न पोटा लगाया, और आपने घटनाक्रम के बाद जो अपनी वाहवाही, अपनी तबाही करने के बाद उस पर अपने ख्याली पुलाव का आपने एक महल बनाए। किसी भी स्टेट में अगर इस तरह की दुर्घटना होती, यकीन मानिए कि ये सस्पेंड हो गए होते आपके आईजी और डीजी। अगर मुझे भी मिल जाता मैं भी कुछ बोल बोलिए बोलिए, देखो क्या बोलते हैं। दिए 30 सेकंड आपको बोलने का समय, देखिए 30 सेकंड दिए, बोलिए जवाहर साहब। हाँ, और ये जनता तय करेगी कौन सही। हाँ, हमने हमारे पास 2 उदाहरण थे। हमारे पास भिंडरवाला का उदाहरण था, हमारे पास रामपाल का उदाहरण था। अगर वो व्यक्ति अंदर रहता, कोर्ट तक नहीं पहुंचता। 1200 लीटर तेल कैसे पहुंचा सिरसा से पंचकुला, ये मेरा सवाल है। अरे आपने तो 30 सेकंड भी नहीं दिए। आप तो 1200 लीटर बीच में आ गए। 1200 लीटर तेल कैसे पहुंचा बीच में आ गए। जवाहर यादव, जवाब है आपके पास। मैं पॉइंट तक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। 1200 लीटर कैसे पहुंचा जवाहर यादव? 1200 लीटर कैसे पहुंचा? समय देने का फिर बीच में आ गए। आप बोलेंगे कि नहीं? 1200 लीटर, इसी का जवाब दीजिए। दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं नहीं, 30 सेकंड, दाएं बाएं नहीं, आपने मुझे 30 दाएं बाएं नहीं जवाहर साहब, जवाहर साहब दाएं बाएं नहीं। 1200 लीटर सिरसा से पंचकुला कैसे आया? आपने मुझे 30 सेकंड भी नहीं सुना। 1200 लीटर कैसे आया? 30 सेकंड भी नहीं चुना। 1200 लीटर कैसे आया? आप वो लोग हैं जो बोलने की आजादी छीन रहे हैं। 1200 लीटर कैसे आया? आप लोग वो है जो 1200 लीटर कैसे आया जवाहर यादव? बोलने की आजादी। आप 1200 लीटर का जवाब दीजिए, मैं आपको 15 मिनट दूंगा बोलने के लिए। मेरे बोलने की आजादी। 1200 लीटर कैसे आया? आपने 30 सेकंड मुझे दिया, फिर भी 1200 लीटर कैसे आया? 30 सेकंड आपने दिए। 1200 लीटर कैसे आया? का भी पालन नहीं कर सकते। 1200 लीटर कैसे आया? अपने शब्दों का भी पालन। 1200 लीटर कैसे आया? आपको अपने शब्दों की कीमत नहीं पता मिस्टर सुमित। 1200 लीटर कैसे पहुंचा? आपने 30 सेकंड मुझे दिए थे। 1200 लीटर कैसे पहुंचा? 30 सेकंड का जवाहर यादव, जनता देख रही है आपको। आपने अपने 30 सेकंड का 1200 लीटर आपको तो नहीं पता है कैसे पहुंचा होगा, मैं बताता हूँ। मेरे पास तमाम एक्सपर्ट बताएंगे आपको जो आपसे अधिक आतंकवाद को झेल चुके हैं। आप भिंडरा वाले की बात कर रहे थे ना, बिट्टा साहब बैठे हुए हैं, बिट्टा साहब यही बैठे हुए हैं। 30 सेकंड दिए थे या नहीं दिए थे? आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। 1200 लीटर पे बोलेंगे तो कोई बात करने दूंगा। 1200 लीटर पे फिर पहले क्यों बोला 30 सेकंड बोलो? 1200 लीटर फिर पहले क्यों बोला? 1200 लीटर। आप क्या 1200 लीटर कैसे पहुंचा? आप तानाशाह हो क्या? हाँ मैं तानाशाह हूँ। तो आप भी हो सकते हो तानाशाह, तानाशाह आप भी हो सकते हो। बेशर्मी भी कर दो और कुर्सी पर बने रहो। तानाशाह आप भी हो सकते हो, तानाशाह आप भी हो सकते हो। क्या बात कर रहे हो? सवाल कर रहे हो। 2 सवाल कर लिए जवाहर यादव, 2 सवाल कर लिए आज हमने, तो हम तानाशाह हो गए और तुमने 200 सवाल छोड़ दिए और तुम सरकार हो गए। वाह जनाब वाह, मान गया मैं आपको। आप अपने शब्दों का सम्मान नहीं कर अरे सकते। मैं मान गया जवाहर यादव, आपको अपने शब्दों का जवाहर यादव मैं मान गया आपको। 1200 लीटर कैसे पहुंचा? 1200 लीटर कैसे पहुंचा? 30 सेकंड आपके मुंह से निकला था, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते। एमएस बिट्टा, 1200 लीटर पंचकुला तक कैसे पहुंच सकता है? सिरसा से, डेरे से निकलकर। मैं जाऊंगा, आप बताइए इनको, ये सुन नहीं रहे जवाहर यादव। मेरे बीच में ना बोले कोई, मैं स्पष्ट कह दूं, जो आवाज बंद कर दीजिए। एक बात तो देखो स्पष्ट है, ये जो गुंडा था, झूठा सौदा, जहां वित्त साहब को देख रहा हूं, 2 मंत्रियों को और देख रहा हूं, जिसको अभी इन्होंने 1 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर दिया। शहीद की पत्नी, मनदीप सिंह की पत्नी को मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैसे दिलाने पड़े। मैं उस बात की तरफ नहीं जाना चाहता। ये हमारा राजनीतिक लोगों का पाला हुआ गुंडा था। ये भूपिंदर सिंह हुड्डा का Z+ सिक्योरिटी दे के पाला हुआ गुंडा था। ये वोट बैंक की राजनीति का गुंडा था। ये पॉलिटिशियनों को ब्लैकमेल करता था। बाबा को कोई नहीं मानता था। बाबा की जो वोट बैंक है, हर पॉलिटिकल पार्टी की नजर उसकी वोट बैंक पे रहती है। अब मुझे ये बताइए अवस्थी जी, आप इतने सीनियर पत्रकार, आप तो कभी गर्म होते ही नहीं। आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। आपने तो इतना सच्चाई का सवाल पूछा, हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बताए, हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी बताए कि 1200 लीटर तेल कैसे आया। तेल ऐसे आया जनाब, नरेंद्र मोदी जी ने तो वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। मैं सलूट करता हूं उनको। क्या उन्होंने जो कल्चर खत्म किया, हमने उसको लागू किया? हूटर बज रहे हैं, ये बराक ओबामा जी आए हैं, ये ट्रंप जी आए हैं, नरेंद्र मोदी तो 15 गाड़ियों में घूमे। ये बाबा जी जिप्सियां 15, जवान लटके हुए, अरे शहंशाह आलम आ रहे, कोर्ट के अंदर हथियार लेके आ रहे, गोला बारूद ले, पूरे पंचकुला को जलाने के लिए। कहां थी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी?
कहाँ थी इसकी इनकी जिम्मेदारी? बिल्कुल। अरे दो मंत्री बिल्कुल। उसके जाके नीचे जाके झुकते हैं, क्रिमिनल के, बलात्कारी के, जो राम जी का अपमान करे, जो गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान करे, जो विष्णु भगवान बन के अपमान करे, उसके पास जाते हैं। क्या मजाक है ये? जवाहर यादव, मैं एंकर हूं, मैं तानाशाह हूं, मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। ये जनरल सेंटिमेंट है। बोलना चाहते हैं 30 सेकंड में कि 1200 लीटर कैसे पहुंचा, वरना मैं हेडलाइन के लिए आगे बढ़ता हूं। जवाहर यादव 1200 लीटर का जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर लीजिए, उत्तर ले लीजिए। हाथ दे रहा हूं। जो पर्सन आपने के, ये पिछले पर्सन बिट्टा जी और मैं एक चैनल पे साथ है, सबका उत्तर दिया मैंने, पर वहां एंकर सुनना चाहता था, आप सुनना नहीं चाहते थे। जिन लोगों के साथ ये आया, कल से उसी चैनल पे जाइएगा, अपनी गाड़ी थी उसमें कल से उसी चैनल पे जाइएगा जो आपके सुनता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो मेरे सवालों के जवाब न दें। ये पीआर एजेंसी नहीं खोली हुई मैंने किसी की, ये मैंने किसी की पीआर एजेंसी नहीं खोली हुई। जवाहर यादव 1200 लीटर का जवाब दीजिए, 1200 लीटर का सीधा जवाब दीजिए, 1200 लीटर का सीधा जवाब दीजिए। एक एंकर अपनी ईगो क्यों बना रहा है? मैं जवाब देता हूं, आप बीच में आ जाते हैं। आज तक अब मैं जवाब देता हूं, आप बीच में आ जाते हैं। पहली बार जिंदगी में सुन रहा हूं मैं। हमने पिछले चैनल पे हम सभी लोग थे, हम में से जो लोग बैठे, 3 लोग पिछले चैनल पे इकट्ठे थे, सबने अपनी बात रखी, एंकर के एक क्वेश्चन का जवाब दिया। आप उत्तर ही नहीं सुनना चाहते। आप सब बोल रहे हो कि एंकर भी। जवाहर यादव 30 सेकंड निकल गए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास जवाब नहीं है। 1200 लीटर का जवाब नहीं। मैं हेडलाइंस की ओर आगे बढ़ रहा हूं। सप्रा साहब मैं आऊंगा, यति साहब मैं आऊंगा, मैं माफी चाहता हूं। काफी वक्त दिया मैंने जवाहर यादव को, लेकिन जवाहर यादव के पास उस स्पेसिफिक सवाल का जवाब ही नहीं है कि 1200 लीटर सिरसा से चलकर पंचकुला तक कैसे पहुंच गया। और जवाहर यादव तैयारी रखिएगा, 5-6 सवाल और हैं भी आपको घेरने के लिए। मैं हेडलाइंस की ओर आगे बढ़ रहा हूं। हेडलाइंस देखते हैं। जवाहर यादव इतनी मोटी चमड़ी के मत बनिए कि जनता आपको रिजेक्ट कर दे अगले चुनावों में। आप इतनी मोटी चमड़ी के मत बनिए। एक चुनाव जीते, एक बार सरकार बनी, इसका मतलब नहीं कि देश चलाएंगे आप लोग। अरे आप भी भगवान नहीं है। हम तो नहीं है भगवान, हम तो नहीं है। हम अपनी गलती मानते हैं, आप लोग तो गलती भी नहीं मान रहे। आप लोग तो शर्म भी नहीं कर रहे। आपने मुझसे क्वेश्चन, आप लोग तो शर्म भी नहीं कर रहे। एक मंत्री ने निकल हमको शर्म आ रही है। जवाहर यादव एक बार नहीं कहा, 3 साल में 3 बड़े दंगे, 3 साल में 3 बड़े दंगे आपके मुख्यमंत्री के वक्त में। इसके पहले की डिबेट को आगे बढ़ो, अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हो। इस पोल में जितने नतीजे आए हैं, 13 समर्थकों को छूट देकर खट्टर सरकार ने क्या जानलेवा चूक की। एसएमएस पोल में हाँ कहने वाले 86% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। और ट्विटर पोल के भी नतीजे आपके सामने हैं। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वाले 78% हैं। ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि डेरा समर्थकों को छूट देकर खट्टर सरकार ने बहुत बड़ी चूक की। चरणजीत सप्रा साहब हैं, नरसिंह सरस्वती जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, जवाहर यादव हैं और एमएस बिट्टा हैं। जवाहर साहब एक चीज और बताइए, 1200 लीटर तेल, एक AK-47 जो आपके चीफ सेक्रेटरी ने बताई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हजारों लाखों की भीड़ कोर्ट परिसर के बाहर पंचकुला में, आपकी सरकार का डिप्टी एजी गुरमीत राम रहीम का चेला उनका बस्ता उठा के, बैग उठा के ले जा रहा है। इससे बड़ी नाकामी किसी भी सरकार की क्या हो सकती है? अब उत्तर सुन लीजिएगा। अगर डिप्टी एजी ने उनका बैग उठाया तो तुरंत उसको हटाया गया या नहीं हटाया गया? फिर कैसी बात कर रहे हैं? दूसरा, अगर वो पेट्रोल डीजल जो भी आया उस, अब देखिए फिर मुझे बोलने नहीं देंगे तो आप तो एजेंडे पे तय कर रहे हैं। आप तो, मैं एक शब्द मुंह से निकालता हूं, आप कहते हैं क्या ये तो देश की जनता तय करेगी मेरी बात ठीक है या गलत है। आप न्यायाधीश थोड़ी है, आप एंकर बन के रहिए। मैं एक शब्द मुंह से निकालता हूं, आप कहते हैं आप जो बोले मैं उसकी हाँ में हाँ मिला दूं। ये देश की मैं जनता आप जो बोले मैं उसकी हाँ में हाँ मिला दूं तो मैं अच्छा एंकर हो जाऊंगा ना, फिर आप मुझे पुरस्कार दिला देंगे। मैंने जवाहर साहब, मैंने जवाहर यादव, मैंने कब जवाहर यादव, अरे तो देश जवाहर यादव ये एजी कितने दिनों से था? ये सरकारी वकील है, ये क्या क्या जानकारियां पास ऑन कर रहा होगा गुरमीत राम रहीम को इतने सालों से? इसके बारे में क्या सबूत है आपके पास? अरे जब सरकार को पता था सुनील जी कि ये डिप्टी एजी जो है बाबा राम रहीम का रिश्तेदार है तो उसको अपॉइंट कैसे किया? बिल्कुल ठीक सपना। मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है, मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है। सुमित जी आपको दिक्कत होती है? हरियाणा सरकार ने मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है अपॉइंट किया, और उसका आपको उत्तर दिक्कत दीजिए होती है। ना। जवाब दीजिए, मेरा जवाब मत दीजिए भाई। उसका उत्तर मैंने देना है।
परंतु मीडिया में भी इतने तानाशाह होते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं। अरे भाई, एक मेरे डिप्टी मुंह से एजी शब्द जो है निकलता बाबा है, राम अरे रहीम वो का सही है, रिश्तेदार गलत है, ये ये लोग सबको तय पता था, तो आपने उसको लगाया कैसे ड्यूटी पे उस केस में? शब्द निकला इसका उत्तर सही दीजिए। है या गलत है, लोग तय करेंगे। आप न्यायाधीश नहीं हो। नहीं, लोगों को हम बताएंगे। आप नेताओं ने बहुत फैला लिया। जो हरियाणा आप नेताओं ने जवाहर यादव देश की जनता को बहुत फैला लिया। वो तस्वीरें दिखाओ, बाबा राम रहीम वो तस्वीरें प्ले करो बाबा राम रहीम के डेरे की, जहाँ पे रामविलास शर्मा पैर छू रहे हैं, अनिल विज हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, खट्टर साहब हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, उन तस्वीरों को प्ले किया जाए। आपको दिक्कत होती है। जवाहर यादव, जवाहर यादव, जवाहर यादव, दिक्कत होती है। जवाहर यादव, मुझे आपके अनुसार बोलना है क्या? जवाहर यादव, मुझे आपके एजेंडे जवाहर पे बोलना है यादव, ये क्या? कितने दिनों से थे मुझे ये? आपके एजेंडे पे बोलना जवाहर है यादव क्या? ये कितने दिनों से डिप्टी एजी थे? ये कैसा लोकतंत्र? ये कितने दिनों से डिप्टी एजी थे? एक एंकर को ये लगता है कि ये जवाहर यादव कितने उसके दिनों अनुसार से बोले। डिप्टी एजी थे? एक एंकर को ये लगता है ये कि जवाहर कितने यादव दिनों से उसके डिप्टी अनुसार एजी बोले। थे? इससे ये बड़ा कितने दिनों ताना- से डिप्टी एजी थे? आप भी तानाशाह की राह पर चल रहे हैं। ये कितने दिनों से डिप्टी एजी थे? जवाहर यादव मुंह से निकालता हूँ, आप मेरे बोलने के बीच में क्यों आते हैं? आप मेरे बोलने के बीच में क्यों आते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चैनल है क्या? ये हरियाणा सरकार का चैनल है? भाई साहब संभाल के, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देने पड़ेंगे आपको, और मैं आपकी हर उस बात में बीच में आऊंगा जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। सुमित जी, आप एजेंडे पे काम करते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। वाह, आज मैंने आपसे सवाल कर लिया तो मैं एजेंडे पे आ गया। वाह वाह जवाहर, वाह वाह जवाहर, वाह, आप तो वाकई में जवाहर निकले। आपने मुझे झूल निकले आप तो वाकई में। 2 सेकंड में आप बीच में टोक देते हैं। जवाहर साहब, सलाम आती है मुझे। जवाहर साहब, मैं कहता हूँ मीडिया का ये रूप देख के मुझे दिक्कत हो रही जवाहर है। साहब, बिल्कुल होनी चाहिए दिक्कत, मैं एक होनी चाहिए दिक्कत आज आपको। 2 सेकंड में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको दिक्कत हो रही है। अभी तक आपको दिक्कत नहीं हुई, इसलिए आप मजे से लूट रहे थे। 3 साल में 3 दंगे करा दिए और आपको मजे आते रहे। मतलब आपका उत्तर नहीं लेना चाहते? बोलिए, मतलब आप बोलिए, बोलिए, एजेंडे पे काम बोलिए, बोलिए, हिंदुस्तान देख बोलिए। रहा है। अगले 60 सेकंड आपके मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं नहीं आपने बोलूंगा। लोगों 60 की सेकंड धारणा आपके, को पुष्ट कर दिया। घड़ी देखिए 60 सेकंड आपके, आपने दिखा दिया कि मीडिया भी एजेंडे घड़ी देखिए 60 सेकंड आपके। मुझे जितनी गालियां देनी है दे लीजिए, ये अपने सरकार का बचाव कर लीजिए। नेक्स्ट 60 सेकंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रूव कर दिया कि मीडिया भी एजेंडे पे काम करती है। मीडिया भी एजेंडे पे काम करते है, आज आपने सिद्ध कर दिया। 3, आप एजेंडा लेकर बैठे, ताज्जुब होता है। 5, ताज्जुब होता है कि सुमित तुम्हारे एजेंडे पे काम करता है। 7, सुमित अवस्थी एजेंडे पे काम करता है, ये ताज्जुब होता है। 9, ताज्जुब होता है। 10, एक सब में मुंह से निकालता हूं, बीच में आ जाते हैं। 12, दिखाते रहिए। 13, आप मजिस्ट्रेट नहीं है, 14, आप एंकर की भूमिका में 15, आइए। एंकर की भूमिका में आइए। ये क्या गिनती क्या हो गई? जब मैं बोलता हूं, बीच में आ जाते हैं। 19, इस गिनती का क्या उपयोग है? 20, मैंने आज तक 21, ऐसा मीडिया में 22, मैंने आज तक नहीं देखा। 23, मीडिया में मैंने आज, ये क्या है? 24, जब मैं बोलता हूं बीच में आ जाते हैं। 25, अगर आप गिनती करेंगे मैं बोलूंगा क्या? 26, गिनती करेंगे बीच में मैं बोलूंगा क्या? चलिए अब मैं गिनती नहीं करूंगा, इशारा करूंगा। गिनती करेंगे तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। नहीं, तो आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था गिनती करके। हमसे पूछा गया कि वहां डीजल पेट्रोल कैसे आया। हमारे पास जैसे ही वो पंचकुला में घुसे, हमने उसको पकड़ा। इसका हम उत्तर दे रहे हैं। अगर डीएजी ने उसका बैग उठाया तो हमने उसको बर्खास्त कर दिया, हम इसका उत्तर दे रहे हैं। और अगर बाबा वहां नहीं आता सिरसा से, तो रामपाल और भिंडरवाला कांड दोबारा होता। हमने उसको यहां आने के लिए विवश किया, ये हमारी उपलब्धि है। आप सहमत हो ना? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की जनता जानती है, अगर डेरे से बाबा को निकालते, हजारों लोगों की मृत्यु होती, तब बाबा जाके निकलता। इसको कोई कहना नहीं चाहता। और रामपाल 60 सेकंड्स हो गए। 42 नोटिस दिए गए थे कोर्ट में, कि एक व्यक्ति उसको पेश नहीं कर पाया। हमने पहले नोटिस में उसको पकड़ के कोर्ट में पेश किया। यह हमारे सरकार की उपलब्धि है। बाबा किसी दबाव में नहीं आए, उसको आज सलाखों के पीछे पहुंचाया, यह हमारी उपलब्धि है। 2002 में अटल जी के लेटर से जो मामला खुला था, नरेंद्र मोदी के सरकार में बंद हुआ। जनाब वाजपेयी जी को मत घसीटिए इसके अंदर प्लीज। ये जुडिशरी का मामला है। विक्रम सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं ये निवेदन विक्रम सिंह जी, आपने करीब 80 सेकंड बोला है, सुन लीजिए। विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं। जवाहर जी, आप गलती नंबर 1, आपने कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं की। गलती नंबर 2, 144 का निष्ठापूर्वक अनुपालन नहीं किया। नंबर 3,
जहां पे डीजल और ये पेट्रोल इनफ्लेमेबल और AK-47 मिले, आपने किन परिस्थितियों में रासुका और पोटा का इस्तेमाल नहीं किया? आपने 144 होने के बावजूद बाबा को 100 गाड़ियों के साथ क्यों आने दिया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया आपने, और पुनः आपने ये हठ धर्मिता दिखाई कि बाबा ने दोबारा 144 तोड़ा और सबकी छाती पे बैठ करके दोबारा आया। इसके बाद आपने उसको 5 सितारा कंफर्ट के जेल की शक्ल दे करके आपने इसको दिया। नहीं, कोई जवाब नहीं आपके पास। जवाहर साहब आपका जवाब नहीं है। 10 सेकंड में उत्तर ले लीजिए। जवाहर जी आपका जवाब नहीं है। आपने पूरे 80 सेकंड लेकर ली, वही बातें रिपीट की जो आप पिछले सेगमेंट में कर चुके थे। लगाया गया है। यदि सरस्वती जी आपको लगता है कि सपना साहब में आ रहा हूं, एक बार भी नहीं गया सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी, आपको लगता है कि सरकार की मर्जी के बगैर, प्रशासन की मर्जी के बगैर इतना बड़ा तादाद में अमला पहुंच सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता था। देखिए, सरकार ने इसमें जो है चूक नहीं की है। सरकार बहुत बड़े स्तर पे इसमें दोषी है। सरकार अपराधियों के साथ नरम थी और आम जनता के साथ सरकार जो है बहुत क्रोधित होकर टूटकर पड़ी है आम जनता के ऊपर। इसमें बहुत बड़ा आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जो बाबा का ऑरा है, जो उनका आभा मंडल था, उसे बचाने की कोशिश हुई है। और बाबा का जो आम भक्त जो बेचारा गांव से आया हुआ था सिंपैथी को लेकर, उसको बहुत बुरी तरह पीटा भी गया और मारा भी गया। कौन जिम्मेदार है? और गुंडा, देखिए इसमें सरकार जिम्मेदार है। इसमें सरकार जिम्मेदारी से अगर भाग रही है तो मैं बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि जनता देख रही है। बाबा को एक बाबा कहना गलत है। पहले तो ये कोई बाबा नहीं है, गुरमीत बोलिए। हाँ, गुंडा है, वो एक गुंडा है। जिस तरह की उसकी हरकतें थी वो गुंडा है। उसे राजनीतिक संरक्षण दिया गया है और राजनीतिक संरक्षण उस हद तक दिया गया है कि इतने लोग मारे गए उसके कारण। तो ये जो मारे गए 30, 35, 40 लोग, गोलियां चली, ये हत्या का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? देखिए, इसमें सरकार ये हत्या का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? सरकार दोषी है। ये जो कहते हैं सरकार दोषी नहीं है, इसका अर्थ है वो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं और उन्होंने लोकतंत्र को अपनी जागीर समझा। ठीक है बिट्टा साहब। देखो जवाहर यादव जी, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कह दूं, सरकार का बचाव हमें करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। पर हम बोल लेंगे, हम अपनी तसल्ली करेंगे, पर एक बात मेरी याद रखना, दुनिया देख रही हमें। हम उस नरेंद्र मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं जिस नरेंद्र मोदी जी ने अभी चाइना के अंदर उनके चने चबा दिए, पाकिस्तान के चने चबा दिए। और नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर इस भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। हम किन मामलों में पढ़ के इतने बड़े देशभक्त, राष्ट्र के लिए काम करने वाले व्यक्ति का एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर? नहीं, सरकार बनती ना बने, अभी मैंने एक बात नहीं बनी ना बने, पर ये आपको बताना पड़ेगा कि फायर ब्रिगेड चल रहा है, उसके साथ जैमर चल रहा है। जैमर किसने दिया? अगर हुड्डा सरकार ने जैमर दिया, आपने क्यों नहीं हटाया? आपने जिप्सियां दी, आपने क्यों नहीं हटाई? 51 लाख रुपए दे के आ रहे हैं। अभी बर्थडे के दिन, 10 दिन पहले रामविलास शर्मा साहब, मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर, आप मैं सपना साहब, सुमित जी, हुड्डा के जेड प्लस पे नहीं बोलेंगे आप? अरे बिल्कुल बोलूंगा मैं। हुड्डा जी के जेड प्लस पे नहीं जनाब बोलेंगे सपना साहब, आपको दिक्कत होगी। मुझको दिक्कत होगी कि मैं कांग्रेस से सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, केवल इनसे सवाल कर रहा हूँ। जवाहर यादव, अगर सवालों से दिक्कत है तो सत्ता छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, हिमालय में चले जाओ। सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे जवाहर यादव, जवाहर जी ना, सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और हुड्डा के कार्यक्रमों पर क्या कार्यक्रम हुआ वो चरणजीत सिंह सापड़ा बताएंगे। जो सरकार चुनाव हार गई, कांग्रेस की लुटिया डूब गई हरियाणा के अंदर, आप भी चाह रहे हैं लुटिया डूबे, तो तैयारी कर लीजिए। शुरुआत शायद इसी कारण से ना हो गई। जवाहर यादव, चरणजीत सिंह सापड़ा, जवाब दीजिए जवाहर यादव का, क्यों हुड्डा सरकार मदद कर रही थी? पंजाब से लाखों लोग कैसे आ गए? नहीं, बात इतनी है। देखिए, मैं देख रहा हूं, आपने 40 मिनट के बाद में अभी मुझे कुछ पूछा है, और जब मैं बोलूंगा फिर जवाहर बीच में बोलेगा, मेरी बात सुनने में नहीं आएगी। कृपया करके इनको कहिए कि ये शांत रहें, ये सत्ताधारी पार्टी में है, इनको सुनने की आदत होनी चाहिए थोड़ी। ये एकदम बेचैन हो गए, सत्ता इनके सिर के ऊपर से जा रही है। सवाल इतना है कि आपने ये सारा वाक्य बताया, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी चूक। अरे अभी चुप रहना भाई, अरे चुप रहो भाई। देखिए, इतनी बड़ी सीक्वेंस आपने बताई है, इतनी बड़ी सीक्वेंस आपने बताई है कि कितनी बड़ी चूक ये हरियाणा खट्टर सरकार की है। मैं उसके ऊपर बताता हूँ
कि जो वहां पर कुर्बानी स्क्वाड बना, जो प्राइवेट आर्मी एक बाबा की सिरसा के अंदर बनी है, यानी खट्टर की सरकार को पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। और कुर्बानी स्क्वाड का मतलब होता है फिदाइन। अगर फिदाइन स्क्वाड बनता है तो विक्रम जी ने ठीक कहा है कि एनएसए लगना चाहिए, पोटा लगना चाहिए। इनके ऊपर देशद्रोह का केस क्यों नहीं किया? देशद्रोह का केस होना चाहिए। अरे और कोई ये करता तो आप उसको आतंकवादी कहते, आप उसको पाकिस्तान भेज देते। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज लिखा है कि तौबा का मिला हुआ है। आज बाबा राम रहीम ने, अगर उसके यहाँ से AK-47 मिलती है, बाबा राम रहीम के यहाँ से वो तमाम सारा दस्तावेज मिलते हैं। अगर वहां पर AK-47 मिलती है तो आप देशद्रोह का केस उसमें दाखिल नहीं कर रहे। अरे शर्म मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे वो व्यक्ति, वो जो पत्रकार मारा गया, रामचंद्र छत्रपति का केस फास्ट ट्रैक करिए। अरे टाइम्स ऑफ इंडिया रखिए अपने घर पे। आज मुद्दे की बात करिए, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। ये जवार जो है ये उत्पात मचाता है। इससे पहले भी इसने एक चैनल पे उलूल जुलूल बातें की है। किसी चैनल की कोई परवाह नहीं मुझे। ये मोटी चमड़ी का व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। चरणजीत सिंह सापला एक मिनट। विक्रम सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, बिट्टा साहब बोलना चाह रहे हैं, सरस्वती जी। विक्रम सिंह जी कमेंट आपको कैटेगरी सिक्योरिटी हर 2 महीने पे रिव्यू होती है। अगर माना कि हुड्डा सरकार ने या किसी सरकार ने लगाया, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया क्रिमिनल से? मैं बताता हूं क्यों नहीं विड्रॉ किया। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें। सपना साहब, जवाहर साहब एक मिनट सब्र करें। मैं एक मिनट सपना साहब, देशभक्तों की मैं वो तस्वीरें दिखाई जाए और ऐसे डेरा सच्चा सौदा की, जहाँ पे मंत्रियों का तांता लगा हुआ है। उन तस्वीरों के साथ मैं ब्रेक की ओर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो तस्वीरें वाकई में हिला देती हैं पॉलिटिकल कनाइवेंस की। और ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जवाहर यादव कि इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। अगर खट्टर साहब झाड़ू लगाते हैं तो हुड्डा साहब ने उनको Z+ सिक्योरिटी दी। नवीन जिंदल वहां जाते हैं, अगर वसुंधरा राजे जाती हैं, रामविलास शर्मा अगर पैर छूते हैं जाके 51 लाख रुपए देते हैं, तो विजय गोयल भी जाते हैं। खट्टर साहब उनको नमस्ते करते हैं, अनिल विज जाके उनके नमस्ते करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 चुनाव के पहले जाती है, डेरा के लिए कहती है हमको समर्थन करे, और डेरा के जरिए चुनाव करवाकर वो फायदे में भी रहती है। हरियाणा में सरकार बनती है, लोकसभा की ज्यादातर सीटें जीतती है हरियाणा से। तो ये चीजें तो दिखाती है कि बाबा के अंदर रुतबा था, और शायद इसी रुतबे की वजह से जवाहर यादव की सरकार ने ना Z+ हटाया, ना उनकी कोई जांच करवाई, और हरियाणा हाईकोर्ट को यह कमेंट करना पड़ा अपने ऑब्जर्वेशन में परसों के दिन शनिवार को कि मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं। मैं इसी नोट पर ब्रेक पे जा रहा हूं। जवाहर यादव आने के बाद मौका दूंगा आपको। ब्रेक का वक्त है। अरे और कोई ये करता तो आप उसको आतंकवादी कहते, आप उसको पाकिस्तान भेज देते। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज लिखा है कि तौबा का मिला हुआ है। आज बाबा राम रहीम ने, अगर उसके यहाँ से AK-47 मिलती है, बाबा राम रहीम के यहाँ से वो तमाम सारा दस्तावेज मिलते हैं। अगर वहां पर AK-47 मिलती है तो आप देशद्रोह का केस उसमें दाखिल नहीं कर रहे। शर्म मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को। दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर। लेकिन ये जनता को तय करना है। सवाल आपके सामने मैंने आज जो पूछा है कि डेरा समर्थकों को छूट देकर खट्टर सरकार ने क्या जानलेवा चूक की है? हाँ कहने वाले 88% हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर भी हाँ कहने वाले ज्यादा हैं, 78% लोग हाँ जवाब देते हैं। सरकार हुड्डा साहब की रही होगी, पेट्रोनेज दिया होगा, लेकिन अब हुड्डा साहब की सरकार नहीं है, जवाहर यादव की सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है। जवाबदेही आपकी बनेगी और होती रहेगी। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा इसके पहले सरस्वती जी का। सरस्वती जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक मदद के बगैर कोई भी डेरा, कोई भी साधु, कोई भी बाबा इतना लोकप्रिय हो सकता है? देखिए, ये तो पानी का असर है, इसकी गलती कुछ नहीं। इस गली में जो रहेगा बेवफा हो जाएगा, और दुम हिलाता फिर रहा है चंद वोटों के लिए, इसको जब कुर्सी मिलेगी भेड़िया हो जाएगा।
ये लोग एक तंत्र इन्होंने नेताओं ने ऐसा डेवलप कर लिया है। कांग्रेसी इनकी गलती बताएंगे, कांग्रेसियों की गलती बताएंगे, समाजवादी पार्टी वाले बसपा की गलती बताएंगे। ये एक दूसरे को पोतते हैं और काम ये सब एक जैसे करते हैं। काम में अंतर बताइए ना। कांग्रेस ने भी यही किया, ये भी यही कर रहे हैं। बाबा को हर स्तर पे बचाया जा रहा था। बिल्कुल, ये बाबा तो है ही नहीं। मेरे मुंह से बार बार, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं तो शब्द निकल रहा है, बाबा नहीं है। मैंने इसकी ड्रेस में, देखिए मैं 3-4 दिन से इसको देख रहा हूं, कहीं इसकी ड्रेस से ये लगता हो कि ये बाबा हो। ये एक गुंडे जैसी ड्रेस पहन के रहता है। इसको बाबा मान लिया नेताओं ने, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी या षड्यंत्र, जो भी आप कहें। वहां उन्हें वोट दिखाई दे रहे होंगे, और जहां नेताओं को वोट दिखाई देते हैं। भारत के नेताओं ने पिछले 70 साल में यह सिद्ध किया है कि जो अंग्रेजों की हमारे बारे में राय थी, अंग्रेज हमारे बारे में ये कहते थे कि अगर इन नेताओं को अगर राज देके हम चले गए तो ये यहां सारे देश को बेच देंगे। हमारे भारत के नेताओं ने, इस सिस्टम ने इसे बिल्कुल सच्चा प्रूव कर दिया है। और इस बार तो ये थी, मैं आप ही की बात से उठा रहा हूं जवाहर साहब, जो जिम्मेदारी आपकी सरकार पर आई थी, जनता ने आपको वोट देकर भेजा था कि इन तमाम चीजों को आपकी सरकार तोड़ेगी, लेकिन आप भी वही काम करते रहे जो पुरानी सरकारें करती रही। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी आई, लोगों को यह उम्मीद थी कि ये सरकार उन देशद्रोहियों पे बहुत भारी पड़ेगी जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हुआ अभी तक उल्टा है। आज तक ये सरकारें कहीं भी देशद्रोहियों पे भारी नहीं पड़ रही हैं, बल्कि उन लोगों पे भारी पड़ रही हैं जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो लोग सीधे साधे लोग हैं। ये पूरा हरियाणा में जो हुआ है, इसमें विक्टिम आम आदमी है। आम आदमी है, चाहे वो बाबा का भक्त है, चाहे वो बाबा का भक्त नहीं है, लेकिन विक्टिम आम आदमी है और षड्यंत्रकारी गुंडे हैं। जवाहर साहब, पिंजरे से मुक्त हो गई, सीबीआई पिंजरे से मुक्त हो गई, उसका परिणाम है जवाहर यादव, सीबीआई पिंजरे से मुक्त हो गए, उसका परिणाम है ये कि दोषी को सजा मिली। लेकिन वो 2 महिलाओं सीबीआई पिंजरे से मुक्त हो गई, के आधार पर सीबीआई पिंजरे से मुक्त हो गई, उसका परिणाम है ये। क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जवाहर यादव सपना साहब प्लीज, ये कोर्ट का आदेश हुआ है, श्रृंखलाबद्ध तरीके सारी की से सारी देन कांग्रेस की रही है। हुआ है। आपके द्वारा मवाली के खिलाफ जो फिल्मों में सुपरमैन और बैटमैन बन के नाचता था, बिल्कुल आपकी क्या मदद करें इस सुपरमैन बैटमैन ऐसे व्यक्ति के आगे आप लोग चरण चापड़ कर रहे थे, आपके मंत्री लोग, और ये दिखाता है कि कितना गिरा हुआ है, जनता को छला है आपने। सपना साहब एक नाम बताइए जिसको हमने पैदा किया। जवाहर साहब, एक नाम बता दीजिए जिसको हमने पैदा किया हो। जवाहर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसी को पैदा नहीं किया। ये देश आपका कृतज्ञ रहेगा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। रामपाल को हमने अंदर भेजा, रामपाल को हमने अंदर भेजा है, पैदा नहीं किया। मजबूरी बड़ी मजबूरी, बड़े कष्ट के साथ। जनाब बिट्टा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब, जवाहर यादव जिस तरीके से अपने तर्क दे रहे हैं, क्या हरियाणा की उस वोटर को समझ में आ रहा होगा जिसने 3 साल पहले वोट दिया था? देखो मैं एक बात कह दूं, अगर आप ये कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा झूठा सौदा, ये जेल में अगर चला गया है कि मूवमेंट खत्म हो गई है, इनको कहे 2 मिनट चुप करे, अगर हो गया है तो ये काम समाप्त हो जाएगा। याद रखना 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, मीडिया के साथ मिलकर के खत्म कर दिया था बाबा को, हमने वहीं बिठा दिया ना बाबा को एक्सपोज करके। आज 10 साल के अंदर हम पॉलिटिशियन ने उसको तैयार किया है, और अब जेल में, अगर इसकी जेल नहीं शिफ्ट होती, अगर कहीं बेंगलोर महाराष्ट्र के कोने में नहीं जाता, याद रखना हर पॉलिटिकल पार्टी जेल से इसको वोट बैंक के लिए अगली इलेक्शनों में इस्तेमाल करेगी। मैं बाबा के वो समर्थकों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, राम जी, गुरु गोविंद सिंह जी, अल्लाह, ईसाई अपने अपने धर्मों में वापस चले जाएं, इस ठग से, इस बलात्कारी से अपनी जान छुड़ाए और अपने धर्मों को माने। और पॉलिटिशियन हर पॉलिटिकल पार्टी का कसम खा ले, ऐसे गुंडे बाबा के हम पास नहीं जाएंगे। जो गए हैं वो हिंदुस्तान की जनता से क्षमा मांग ले। बिल्कुल, आदमी आपकी बात मान लेंगे, लेकिन नेता आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। ये तो जाएंगे, नेता तो अभी भी नहीं मान रहे, मैं तो तब से कोशिश कर रहा हूँ जवाब सपना साहब बोलिए। जवाहर यादव आप जवाब दीजिएगा। सपना साहब बोल रहे हैं, जवाहर यादव, जवाहर साहब आप जवाब दीजिएगा। सपना साहब की बात का जवाब दीजिएगा जवाहर यादव। अरे जवाहर जी चुप हो जाओ यार, अरे जवाहर जी जरा मुंह बंद रखो 2 मिनट।
देखिए, बिट्टा जी की जो बात अभी उन्होंने कही है कि इसको दूसरे राज्य की जेल में भेजना चाहिए, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। और क्यों सहमत हूं? क्योंकि उसकी जो जजमेंट अनाउंस होने के बाद भी साक्षी महाराज कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाबा राम रहीम का वो खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। स्मृति ईरानी मीडिया को धमका रही है कि अगर आप लोग मीडिया को धमका रही है कि अगर आप लोग दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एनडीएमए के ऊपर केस हो सकता है। इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि भाई ये बाबा की कोई प्रॉपर्टी हथियाने का षड्यंत्र रचा गया है। ये साक्षी महाराज, आप दोनों की बात हो गई, स्मृति ईरानी, ये सभी मिलके आप दोनों की बात हो गई। जवाहर यादव, सपरा साहब, आज कन्विक्शन एक लास्ट कमेंट मैं करना चाहूंगा। जवाहर यादव, मेरा ये शो नंबर 1 शो है, हिंदुस्तान की जनता देखती है। और मैं ये आपको बता दूं, ज्यादातर लोग हमारे पोल में ये कह रहे हैं कि खट्टर सरकार ने डेरा समर्थकों को छूट देकर जानलेवा चूक कर दी है। ये बिल्कुल फ्रैंक और फ्री ओपिनियन है, ये मेरे पोल में आया है। जवाहर यादव, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप इसको मानिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप इससे सीखिए, ये आपकी मर्जी है। देश की जनता जो कह रही है वो स्क्रीन पर है, और जो कुछ हो रहा है वो आपके तमाम बड़ी बड़ी ट्रोलिंग एजेंसीज के बावजूद देश की जनता ने ये मत दिया है। जवाहर यादव, भारतीय जनता पार्टी, सीख लीजिए, देख लीजिए, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए और कहीं ये खेत कोई चिड़िया चुप के ना ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सीधे चलेंगे किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।